मेडिटेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछली सदी के 5वें दशक में लिखी गई अज्ञेय की एक कविता हरी घास पर क्षण भर में आधुनिक व्यक्ति से हरी घास पर क्षण भर बैठने का आग्रह किया गया है। इस आधुनिक व्यक्ति के पास हरी भरी घास पर चैन से 2 पल बैठने का वक्त नहीं। समय ने करवट ली और देखिए अब बैठने के लिए वह घास ही गायब है। चिकित्सा की तमाम पद्धतियों यानी एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद तक हरी घास पर सुबह के समय नंगे पैर चलना आँखों की रोशनी और समूचे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मानते आए हैं। आज बदले वक्त में कृत्रिम घास का बोलबाला तो है, जो हमें कालीन से लेकर चप्पलों तक में जड़ा हुआ मिल जाता है, लेकिन प्राकृतिक घास वाले पार्क या उद्यान परिदृश्य से गायब है। इक्का दुक्का कहीं है भी तो वहाँ आम लोगों की पहुँच बंद होती जा रही है। आज हरी घास हमारे लिए महज कल्पना की चीज़ होती जा रही है। एक तो पार्कों में घास ही मयस्सर नहीं, और अगर कहीं है तो घास पर चलना मना है। लिखित पट्टी पार्क में जगह जगह लगी होती है। इस घास के सौंदर्य को केवल दूर से निहार सकते हैं, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते। घास पर बैठना प्रकृति को नज़दीक से समझना और महसूस करना है, जिससे हम आज महरूम हो चुके हैं। पैरा। कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन पार्क में घास की मशीन के जरिए कटाई चल रही थी। हरी भरी घास के गट्ठर को माली उठा उठाकर एक टेम्पो में भर रहा था। जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया, क्या यह घास गाय भैंसों के लिए आसपास के किसी डेयरी फार्म में दी जाएगी? माली का जवाब सुनकर मैं चौंक गई। उसने बताया कि इस घास को गाय भैंस को नहीं खिला सकते, क्योंकि इस घास में रसायन है। ऐसी हरी भरी घास देख मेरे मानस परकोटे पर बचपन में देखी वे महिलाएं प्रतिबिंबित हो उठी, जो सिर पर घास का गट्ठर उठाए खेत से आती थी। माली की बात से मन विचलित हो गया। इतनी बड़ी मात्रा में घास चारे के रूप में इस्तेमाल न होकर कूड़े के ढेर में जाएगी। घास का रंग अतिरिक्त हरा रहे और वह देखने में सुंदर लगे, केवल इसलिए कीटनाशक डाल कर घास को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया जाता है। सुनकर बुरा लगा। पैरा। यह कृत्रिमता मात्र घास तक सीमित नहीं है। पार्कों में वृक्ष के नाम पर छोटे छोटे झाड़ ही देखने को मिलते हैं, जो काट छाँट कर बनाई गई कृत्रिम आकृति के कारण भले ही मन को मोह ले, लेकिन उनका यह कृत्रिम रूप उन वृक्षों का मुकाबला नहीं कर सकता जो हमने बचपन में सड़क के किनारे किनारे लगे देखे हैं। आम, कटहल, नीम, जामुन, शीशम के लंबे, गहरे और छायादार इन विदेशी कृत्रिम झाड़ की तरह देसी वृक्षों को देखभाल की जरूरत कतई नहीं होती। मौसमी बारिश इनका एकमात्र जल स्रोत होता है। इनमें से बहुत सारे वृक्ष न केवल
फल देते थे, बल्कि आने जाने वाले राहगीर को पल भर सुस्ताने के लिए छायादार स्थली भी मुहैया कराते रहे हैं। पैरा। आज हम सौंदर्यीकरण के नाम पर वृक्षों में मात्र बौनापन पैदा कर रहे हैं। घने छायादार और फलयुक्त वृक्ष अब न तो पार्कों में दिखते हैं और न ही सड़क किनारे। आज हमें पेड़ और पौधों की विदेशी किस्में ज़्यादा भाती है। ये किस्म भले ही दिखने में सुंदर हो, लेकिन दैनिक जीवन में किसी काम के नहीं। ऊपर से अतिरिक्त मेहनत और लागत अलग से। एक और हम प्रकृति में बौनापन पैदा कर रहे हैं, दूसरी ओर विकास के नाम पर लगातार प्रकृति के फेफड़े कहे जाने वाले जंगलों को काट कर प्रकृति को दोहरी क्षति पहुंचा रहे हैं। हम हजारों वृक्षों को काट कर पौधारोपण का दिखावटी आह्वान करते हैं, जो मात्र तस्वीरों में सिमट कर रह जाता है। पौधारोपण का हर साल अभियान चलता है, बावजूद कितने पौधे वृक्ष रूप में विकसित होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। विश्व में बढ़ती हुई महामारियां और जलवायु परिवर्तन को हम न केवल बेहद नज़दीक से देख रहे हैं, आज उसकी जद में है। इससे दुखी भी है, लेकिन उपायों के विषय में न तो आम लोग गौर करते हैं और न सरकारें सोचना तक चाहती है। प्रत्येक वर्ष धूं धूं कर पहाड़ के जंगल जलते हैं। इनके पीछे क्या वास्तव में मात्र गर्मी ही कारण है, या व्यक्ति का स्वार्थ इन जंगलों को माचिस की तिली दिखाने का काम करता है? जांच होनी चाहिए। वन क्षेत्र निरंतर घट रहे हैं। प्राकृतिक खनिज और विकास के लिए हम प्रकृति को निरंतर नंगा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा महामारी और पर्यावरण असंतुलन के रूप में भुगत भी रहे हैं। लेकिन निहित स्वार्थों के आगे घुटने भी टेकते रहे हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश विभिन्न सम्मेलन आयोजित करते हैं। सम्मेलनों में पर्यावरण के प्रति चिंता भी जाहिर होती है, लेकिन विकास के घोड़े की लगाम को जरा भी ढील नहीं देना चाहते। सुंदरलाल बहुगुणा जैसा व्यक्तित्व आज हम सबके बीच नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके बीच से ऐसा पर्यावरण प्रेमी एक जुनूनी व्यक्ति उठ खड़ा हो, जो अपनी सुख सुविधा और निजी स्वार्थों को त्याग कर प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य की सुधि ले। प्रकृति है तो हम हैं, यह मनुष्य को समझना होगा, अन्यथा समय रूपी सांप के निकल जाने पर लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। पैरा। आदिकाल से हमने विभिन्न नायकों को अपना आदर्श माना है। राजनीतिक संदर्भ में भी एक प्रकार से हम सब लहरों के बहाव में बहने के आदी हो चुके हैं। बिना किसी लहर के हम किसी भी बात को लेकर किसी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। दरअसल जब सामने कोई लहर होती है तो हमें अपने दिल और दिमाग पर किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का बोझ नहीं ढोना पड़ता। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरम दल और गरम दल की लहरें चलायमान रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू से लेकर मोदी तक के कार्यकाल में अलग अलग लहरें दिखाई दी। लहरों का इतिहास साक्षी है कि हर लहर में
हमने अपने अपने पसंदीदा नेताओं का दामन पकड़कर लहरों की ही सवारी की है। पैरा। हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग अलग छत्रपों की लहरें भी अपने कर्तव्य दिखाती रही, लेकिन अब लहरों के नए स्वरूप से हम दो चार हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 की लहर ने सारे संसार में कहर बरपा दिया है। अब इसकी तीसरी लहर का अंदेशा मुंह बाए खड़ा है। संसार की तुलना में हम अधिक भावुक और संवेदनशील मनोवृत्ति के होते हैं, लिहाज हम जाने अनजाने अलग अलग दौर की अलग अलग लहरों की सवारी करने को बाध्य होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लहरों का स्वरूप संस्थागत न होकर व्यक्तिगत हो जाता है। ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र के हिमायतियों के लिए यह एक अतिरिक्त चिंता का विषय बन जाता है। पैरा। कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम भारतीय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अलग अलग दौर की अलग अलग लहरों से प्रभावित होते आए हैं। धर्म संस्कृति के क्षेत्र में भी हर दौर में अलग अलग देवत्व को प्राप्त महामानवों की लहरों का दौर रहा है। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीकी की लहर से सराबोर होते गए, वैसे वैसे मुख्य रूप से राजनीतिक लहरों के आधार पर ही देश के विकास की गति मुकाम पाती गई। राजनीति में तो स्थिति यहाँ तक अजीबोगरीब हो गई है कि अगर किसी की लहर न हो तो हमारा यह निश्चय करना मुश्किल हो जाए कि आखिर वोट किसे देना है। बिना किसी मुखौटे के राजनीतिक सफलता द्विस्वप्न की भांति ही मानी जाती है, यानी बिना मोहरे के सेहरा नहीं बंधता। स्टॉप।